बिहार जंगल राज का पर्याय तो नहीं रहा है, लेकिन बार बार इसकी चर्चा जरूर होती है। और एक बार फिर से इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि नवादा जिले में एक दलित बस्ती में दबंगों ने करीब 80 घर में आग लगा दी है और यहाँ रहने वाले लोगों को बेघर कर दिया। नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। तो आज हम बात करेंगे बिहार की। बिहार में नवादा जिले में एक दलित बस्ती में जिस तरह से बुधवार की रात कुछ दबंगों ने मिलकर वहां की करीब 80 घरों में आग लगा दिया और वहां के लोगों को वहां से विस्थापित कर दिया, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार यूं तो जंगल राज का पर्याय नहीं रहा है, लेकिन समय समय पे इसकी चर्चा जरूर होती रही है। खास करके जब बिहार में लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल का सरकार थी और उनकी सरकार के दौर में जिस तरह से कानून व्यवस्था ताक पे रहा, उस दौरान जंगल राज की चर्चा बार बार होती रही। लेकिन बाद में जब से नीतीश कुमार ने बिहार की बागडोर संभाली, उसके बाद से इस चर्चा पे थोड़ी विराम लग गई थी। लेकिन बिहार में जिस तरह से एक के बाद एक घटना सामने आ रही है, उसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार फिर से जंगल राज की तरफ बढ़ रहा है। नवादा जिले में जिस तरह से 80 घरों को आग लगा दिया गया, कहा जा रहा है कि 100 लोगों का एक गिरोह आया था और इस गिरोह ने पूरी बस्ती पे कब्जा कर लिया और उसे आग के हवाले कर दिया। इस दौरान फायरिंग की भी घटना हुई। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कानून व्यवस्था कहाँ है। कैसे 100 लोगों या 50 लोगों के गिरोह की इतनी हिम्मत हो गई कि वो एक बस्ती पे धावा बोल देते हैं और उसे आग के हवाले कर देते हैं। उसमें तमाम मासूम बच्चे थे, महिलाएं थी, पुरुष थे, उनकी जीवन का क्या। एक तरफ तो सरकार, एनडीए सरकार दलितों और महादलितों के लिए लगातार काम करने की बात करती है, उनके हक की बात करती है, लेकिन उसी बिहार में और एनडीए की सरकार के तहत दलितों के खिलाफ इतना बड़ा अत्याचार होता है, लेकिन इसे लेकर जिस तरह की खामोशी देखने के मिल रही है वो जरूर सवालों में है। खास करके मेरा इशारा चिराग पासवान की तरफ है। जो चिराग पासवान बिहार में दलितों के सबसे बड़े चेहरे माने जा रहे हैं, वो इसको लेकर खामोश है। क्या इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बिहार में है? वहीं अगर मायावती की बात करें, जो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रही है, उनका भी जो विरोध था वो समझ लीजिए कि खाना पूर्ति की तरह था। दलितों की इतनी बड़ी नेता होने के बावजूद उनका जिस तरह का विरोध सामने आना चाहिए था वो कहीं नजर नहीं आ रहा। अब अगर महाराष्ट्र की बात करें तो रामदास आठवले की बात कर लेते हैं, दूसरी तरफ प्रकाश आंबेडकर की बात कर लेते हैं। ये भी दलितों के बड़े बड़े नेता हैं। लेकिन बिहार में नवादा में जिस तरह से दलित बस्तियों पे को आग के हवाले कर दिया गया, वहाँ की सैकड़ों जिंदगियों को खतरे में डाल दिया गया, उसे लेकर कोई सवाल नहीं उठ रहा है। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या हम स्वार्थ की राजनीति इस हद तक करने लगे हैं कि अपने ही समाज के लोगों की जान के साथ खिलवाड़ होने के बाद भी हमारा धर्म नहीं जागता है, हमारा जमीन नहीं जागता है। इस मामले को बेहद हल्के में निकालने की कोशिश जिस तरह से की जा रही है वो एक खतरनाक मैसेज दे रहा है। अब हाल ही में अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में हाल ही में जिस अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना की गई है, उसी मंदिर में एक दलित लड़की के साथ गैंग रेप की घटना होती है और इस गैंग रेप की घटना के बाद भी प्रशासन हो, राजनीतिक दल हो और तमाम तरह के जो लोग हैं वो शांत है, खामोश है। इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनमें एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटे भी शामिल है। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर दलितों को लेकर हमारा रवैया दोयम दर्जे का क्यों होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में लगातार दलित उत्पीड़न के मामले सामने आते रहते हैं, अब बिहार में दलित उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं। आपने मराठा आरक्षण को रोक रखा है, हजारों लोग सड़कों पे निकले थे लेकिन उसका समाधान नहीं निकाला गया। इसी तरह से ओबीसी और दूसरे लोगों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब भी मौका आता है उन्हें न्याय देने की, उस समय राजनीतिक दल और नेता खामोश हो जाते हैं। तो इससे ये सवाल उठता है कि आखिर ये हमारी खामोशी क्या सत्ता बचाने के लिए है या सुविधा की राजनीति के लिए है। अब हम अगर नीतीश कुमार की बात कर लेते हैं तो नीतीश कुमार का इस मामले में खामोश रहना उनके लिए 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए घातक साबित हो सकता है। इसकी वजह है, फिलहाल जन स्वराज पार्टी के नाम से एक पार्टी चला रहे प्रशांत किशोर, जो इन दिनों बिहार में छाए हुए हैं
बिहार में जगह जगह चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उनका सबसे ज्यादा निशाना जेडीयू जो नीतीश कुमार की पार्टी है उनके वोट बैंक पे है। और नीतीश कुमार की वोट बैंक क्या है? मुस्लिम, दलित और दलितों के खिलाफ ये हिंसा के मामले हुए हैं और उसी दलित वोट को साधने के लिए प्रशांत किशोर सड़क पे उतरे हुए हैं। तो आप समझ लीजिए कि अगर नीतीश कुमार ने इस मामले को हल्के में लिया या इस मामले को गठबंधन धर्म निभाने के चक्कर में इसे पीछे छोड़ दिया तो इस चुनाव में उन्हें इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब एक और बात आपको इसमें जोड़ना जरूरी है कि जो जन स्वराज पार्टी है प्रशांत किशोर द्वारा जो जिस तरह से अभियान छेड़ा गया है बिहार में चुनाव के लिए, ये दरअसल इसका पूरा निशाना जेडीयू के वोट बैंक में है। और जेडीयू के वोट बैंक को तोड़ने की जो ये सुपारी दी गई है, हम सुपारी सब इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि प्रशांत किशोर वो एक शख्स है जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने तमाम राजनीतिक दलों के लिए काम किया है, लेकिन किसी को नहीं मालूम है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी लोगों में से गिने जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बिहार में नीतीश कुमार खास करके जेडीयू को तोड़ने का एक बड़ा काम दिया है। जेडीयू के जो वोट बैंक है दलित, उसको तोड़ने का बड़ा काम दिया है और उसी काम में वो लगे हैं। इसी बीच दलितों के खिलाफ हुआ यह हमला और इस तरह से घर जलाने की जो घटना हुई है उसे लेकर नीतीश कुमार की खामोशी जरूर उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। दूसरी तरफ राजद के नेता तेजस्वी यादव ने इसे लेकर जरूर आक्रामक रुख अपनाया और उन्होंने साफ रूप से कहा कि बिहार में दलितों के साथ जो हिंसा हो रही है, जो अत्याचार हो रही है, ये सरकार, ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। चुनाव में इसका जवाब जरूर मिलेगा। लेकिन सबसे दिलचस्प पहलू है कि देश भर में ये खबर दौड़ने के बावजूद जिस तरह से जो छोटे दलों के नेता है, जो निचली तबके के नेता है, ओबीसी के नेता है, उनकी तरफ से जिस तरह से मुखर आवाज उठनी चाहिए थी वो नहीं उठी है। तो ये जरूर सवाल उठ रहा है कि क्या हम सुविधा की राजनीति के चक्कर में दलितों, ओबीसी को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।